आज राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट है। संसद पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा, मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाए। राहुल ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा, जब बोलूंगा तो बीजेपी को मजा आ जाएगा। राहुल ने यह भी कहा कि लंदन में कुछ गलत नहीं बोला। आपको बता दें कि लंदन से लौटने के बाद राहुल आज संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और इसी को लेकर वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी लंदन में दिए अपने बयान पर मीडिया से भी आज बात कर सकते हैं। देखिए, सरकार को चाहिए कि वो सुने। उन्होंने वादा किया था कि आप हमारे से जो भी होगा हम जवाब देंगे। आज आप देख रहे हैं कि हाउस चल ही रहा है। आज अपोजिशन नहीं बल्कि ये लोग पार्लियामेंट बंद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं और आज वो इस मसले पर बोल सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बोलूंगा तो मजा आ जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाएगा। जब बोलूंगा तो बीजेपी को मजा आ जाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा। हालांकि इसी को लेकर 2 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। शुरू होते ही दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था। साथ ही राहुल गांधी ने यह कहा कि मैंने लंदन में कुछ भी गलत नहीं कहा, मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाए। और एक तरफ दोनों ही सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से हाथों में बैनर लिए यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज भी संसद का सत्र शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के शोर शराबे के बीच कार्रवाई बाधित हुई और एक बार फिर संसद का समय और संसाधन बर्बाद हुए। लगातार चौथे दिन देश की जनता इस हंगामे की गवाह बनी। लगातार चौथे दिन आज संसद में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और विपक्ष के नेता एक दूसरे के सामने आ गए। संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लंदन में अपने बयानों को लेकर माफी मांगे। आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें। वहीं विपक्षी दल अडानी के मामले में हिंडनबर्ग के खुलासों को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता सदन नहीं चलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अडानी मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही। इसलिए लगता है कि रोजाना ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे ने, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ये सदन को ठप कराना चाहते हैं रोजाना और हम पे इल्जाम थोपने का कोशिश करते हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ आज संसद भवन में बैठक की। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपनी रणनीतिक बैठक की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं विपक्ष का कहना है कि संसद को नहीं चलने देने की साजिश बीजेपी की है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की जनता ने राहुल को नकार दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राहुल के मुद्दे पर हंगामा करके बीजेपी सदन को नहीं चलने देने की साजिश कर रही है। जो हमारी जेपीसी की मांग है उसको नजरअंदाज करने के लिए ये कोशिश उनकी हो रही है। वहीं आज राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विशेष समिति से राहुल के आचरण की जांच कराने की मांग की है। बात करते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से। निशिकांत जी, आप पहले प्रिविलेज जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मांग करते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। मैंने स्पेशल कमेटी बनाने की बात की है। स्पेशल कमेटी इसी तरह से है, जैसे आपको पता है कि पैसा लेकर लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा, यहाँ 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया।
जिस राहुल गांधी की इस देश के प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कोई भी आस्था नहीं है, तो वो कैजुअल लीडर है और हमेशा जो है संसद की गरिमा का, सरकार की गरिमा का, कभी यूरोप को बुला के, कभी अमेरिका को बुलाकर, कभी ये कहने के लिए कि यूनियन अलग है, स्टेट अलग है। आप समझिए कि जिस तरह से सरदार पटेल ने सभी राज्यों को इकट्ठा किया था, उसके ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क है, कभी माइनॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे ये लगता है कि एक कैजुअल लीडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसका प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है और उसको जो बिहारी शब्द में मनबड़ू कहते हैं और ढीठ कहते हैं, ये मनबड़ू भी है और ये ढीठ भी है। कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की लेगेसी की बात करता है, जो सरदार पटेल जी की बात करता है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करता है, वो यदि इस तरह की बातें करता है तो जैसे उनकी दादी की मानसिकता इंदिरा जी की थी, उन्होंने प्रजातंत्र को खतरे में डाल दिया और इमरजेंसी लागू कर दिया था, उसी मानसिकता से राहुल गांधी का साथ। अडानी मामले पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अडानी की वजह से केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को रोजगार मिला और बोलने का मौका मिला। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। यही नहीं, पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा। एक मंत्री थी, है अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहाँ सड़कों पर, तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिली बातें करती रहती। पवन खेड़ा ने राहुल गांधी से माफी की मांग पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा मोदी जी से है। कहते हैं लोकतंत्र कोई खतरा नहीं है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा आपसे है प्रधानमंत्री जी और आपके दोस्तों से। धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। अडानी मुद्दे पर विपक्ष का यह प्रदर्शन हो रहा है। मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जा रहा है। जेपीसी जांच की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और ये आप देखिए, इन्वेस्टिगेट मोडानी का ये पोस्टर हाथ में लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जा रहा है और दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये केवल सारा जो ये इनका जो प्रयास है, वो प्रयास ये है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी जी की चर्चा सदन में ना हो। हमारी मांग तो सिंपल है, 7 बार जेपीसी बन चुकी, तो जेपीसी अगर वो मंजूर कर लेते तो ये सारी बातें खत्म ही हो गई होती। जितनी बात राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, खड़गे जी ने राज्यसभा में कही है, जहां अडानी जी का नाम आया एक्सपंज। ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र है क्या? इसमें कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? हम उनसे जवाब तो मांग रहे हैं और ये हमारा अधिकार है मांगने का। आज अडानी के मुद्दे पर संसद में ह्यूमन चेन बन रहा है। देखिए, ये ह्यूमन चेन बनाया जा रहा है गेट नंबर 1 के सामने। ये सांसद है कांग्रेस के सब लोग और तमाम पार्टी के 18 पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग ह्यूमन चेन बनाकर आज अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए, लाइन से गेट नंबर 1 से मिल रहा है सब लोग। क्या माना जाए, अब सरकार आपकी बात सुनेगी नहीं सुनेगी? भैरी सरकार सुन नहीं रही है, जिसके कारण सुनाने के लिए हम लोग जब तक नहीं सुनेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जब किसी का टक्कर करे, आंदोलन जारी है भैया, आंदोलन जारी है। और ये ह्यूमन चेन है, देखिए दिखाना चाहेंगे तस्वीर में, जिस तरह से एक लाइन लगाकर ह्यूमन चेन बनाकर जितने भी सांसद हैं अपोजिशन पार्टी के, वो संसद में और इसी तरह से अडानी के मुद्दे पर लगातार जारी है। कहीं पीछे हटने को विपक्ष तैयार नहीं है। ये क्या माना जाए, कल आप लोग पैदल मार्च किए, आज आप लोग ह्यूमन चेन बना रहे, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? सरकार संवेदनहीन है। तो आपने सुना कि सरकार संवेदनहीन है। सरकार से जेपीसी की मांग की जो लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जांच की मांग, और उसी को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि क्यों इस जांच से भाग रही है सरकार। इस खबर से जुड़े अपडेट्स आगे भी आपको देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखाते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। तेजस्वी यादव फिलहाल गिरफ्तारी से तो बच गए हैं, लेकिन उन्हें पेशी से राहत नहीं मिली है।
सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि वो तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन सीबीआई के सामने पेशी के समन को रद्द करने की तेजस्वी की मांग स्वीकार नहीं की गई। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि तेजस्वी यादव शनिवार को जांच में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई दफ्तर आए। हालांकि तेजस्वी यादव के वकील ने कहा कि सीबीआई तेजस्वी को जांच के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। भोला यादव को ऐसे ही पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब वो पटना में रह रहे हैं तो उन्हें सीबीआई दिल्ली में समन जारी कर रही है, जबकि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को कानून का उल्लंघन बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी को राहत नहीं मिली, वहीं पटना में भी बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन कर तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की। जहां एक ओर तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्या? कि देना ही है इस्तीफा। ये क्रिमिनल ऑफेंस के 4 सीटेड हो जाएंगी, उनको तो ये तो भारत के संविधान है, अगर मैं होऊंगा तो मुझे भी दे देंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए समन जारी किया है। 25 मार्च को सीबीआई तेजस्वी से सवाल जवाब करेगी। – 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने विकास के दावे और हिंदुत्व के जरिए विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहती है। तो वहीं अखिलेश यादव पिछड़ों के जरिए अपनी पैठ बनाने की जुगत में लगे हैं और इसलिए योगी सरकार पर हमले के बहाने शूद्रों की सियासत को हवा दे दी है। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस विवाद को हवा दी, उससे जारी सियासी तपिश अभी भी बरकरार है। मानस पर सियासी संग्राम के बाद से शूद्र का शोर मचा हुआ है। बीजेपी जहां हिंदुत्व की हुंकार भर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी, जातियों पर मिशन 2024 के लिए सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी शूद्रों के बहाने सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोलकर पिछड़ों को साधने की जुगत में है। अखिलेश की पार्टी कभी खुद को पिछड़ों का सबसे बड़ा हिमायती बताते हुए पोस्टर लगाती है, तो कभी पार्टी के दलित पिछड़े नेता हमेशा पिछड़ों और शूद्र के साथ खड़े रहने का दम्भ भरते नजर आते हैं। मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। हिंदू संगठनों के साथ साथ साधु संत भी स्वामी प्रसाद के विरोध में सड़क पर उतर आए। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में गोली लगने से घायल उमेश पाल से अतीक का बेटा असद भिड़ता नजर आ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और नया सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी शूटर असद से भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोलियों की आवाज सुनकर एक लड़की भी वहां पहुंचती है और उमेश के पास जाती है, लेकिन फायरिंग देखकर वो डर जाती है और भागने लगती है। 32 सेकंड के इस वीडियो में असद पिस्टल से फायर करते हुए दिख रहा है, लेकिन गोली लगने के बाद भी उमेश पाल ने हार नहीं मानी और वो लड़ते रहे। असद ने गली में ही उमेश को पकड़ लिया और उसके सिर पर गोली मारने की कोशिश की। इसी दौरान गनर को गोली मार दी जाती है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि गोली लगने से जख्मी गनर राघवेंद्र गली में भाग रहा है और तभी पीछे से गुड्डू मुस्लिम भी उस पर बम फेंक देता है। 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से यूपी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक गैंग दहशत में है। अशरफ की पत्नी ने यूपीएसटीएफ पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
उमेश पाल मर्डर केस को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। इस बीच माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब ने यूपी एसटीएफ पर बड़ा आरोप लगाया है। जैनब ने कहा है कि उसके पति और परिवार की जान को खतरा है। एसटीएफ उसके पति अशरफ को जेल से निकालकर हत्या कर सकती है। मेरे पति को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जेल ट्रांसफर के बहाने कोई भी घटना कर सकती है। जी पूरे में उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ ने इस लोगों के साथ किया है और लोगों के साथ किया है। अशरफ की पत्नी जैनब ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में उसके परिवार की कोई भूमिका नहीं है। राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। अतीक के बेटे असद को लेकर अशरफ की पत्नी ने कहा कि वो मौके पर नहीं था। असद तो हमें बिल्कुल नहीं लगा उसमें, इससे असद को तो बड़ा बड़ा बाल था। हमें जब देखा था बड़े बाल में ही देखा था। क्या लगता है अशरफ भी इस मामले में आरोपी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ बार बार जोड़ा जा रहा है अशरफ को, बिल्कुल भी नहीं। वो बरेली जेल में है और इलाहाबाद में कांड हुआ, ऐसा क्यों करेंगे वो? 24 फरवरी को माफिया अतीक अहमद के इशारे पर उमेश पाल की गोली मारकर हत्या की जाती है। हम उसी जगह पर हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली बार जो झड़प होती है यही वो जगह है। इसके बाद उमेश पाल जो है अंदर भागने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तब उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग और बम बरसाए जाते हैं। उनके साथ सुरक्षा में तैनात राघवेंद्र नाम का जो सिपाही था वो आगे बढ़ता है और यही वो दरवाज़ा है जहां से एक बच्ची जो है वो निकलती है। पहले कोशिश करती है कि उमेश पाल के पास जाती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग बमबाजी हो रही थी, ऐसे में वो बच्ची सीधे वापस घर की तरफ भागती है और यहाँ पर सीधे तौर पर टारगेट करके बम बरसाया जाता है। बम के जो निशान है वो दीवार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और इसी के बाद जो 32 सेकंड का वीडियो है वो क्लोज हो जाता है। साफ तौर पर फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की इस घटना को कारित किया गया और घटना कारित करने के बाद इस गली से किस तरीके से जो गुंडे थे, जो शूटर्स थे, वो फरार हो जाते हैं। ऐसे में इस फुटेज को भी अब विवेचना का जो पार्ट है वो बना लिया गया और माना जा रहा है कि ये बेहद अहम कड़ी होगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।